साथियों, आज मैं बात करूंगा राजस्थान के एक ऐसे नेता की जिस पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये कोई छोटे मोटे मामले नहीं है, बहुत ही भारी मामले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये नेता राजस्थान का एक बड़ा मंत्री भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिस पर हत्या, देशद्रोह और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बड़े आरोप यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि एक बड़ा गंभीर मामला महिला के खिलाफ अपराध जैसा भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, मैं आपको इनका नाम बताना चाहता हूं। यह है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। देखिए, ये चौंकाने वाला नाम तो है ही, पर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक भी मामले में अभी तक दोष सिद्धि नहीं हुई है। टोटल 14 आपराधिक मामले इनका जो 2023 चुनाव का हल्फनामा है उसमें इन्हीं के द्वारा जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको बताया गया है, और एक भी मामले में अभी तक दोष सिद्धि नहीं हुई है। तो आखिर क्या इन मामलों की सच्चाई है? क्या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगे हुए हैं या ये सत्य के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं? सवाल बहुत है, जवाब कम है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और लास्ट में मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ, उसका जवाब भी आप जरूर दीजिएगा। देखिए, मैंने मदन दिलावर के बारे में सर्च किया तो मेरे सामने एक बड़ी ही गंभीर बात आई कि इनके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज है। मैं एक mynetter.com की वेबसाइट है उस पर सर्च कर रहा था, तो ये वेबसाइट हमें जानकारी देती है, जो भी नेता है वो चुनाव के हल्फनामे में जो भी डिटेल्स बताता है उसके बारे में हमें बताती है, जिसमें इन्हीं के द्वारा चुनाव आयोग को बताया गया कि इन पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं, और ये मामले भी छोटे मोटे नहीं, हत्या जैसे आरोप भी यहाँ पर लगे हुए हैं। पर देखिए, सोचने वाली बात है कि इतने बड़े गंभीर मामले इन नेताओं पर लग जाते हैं, फिर भी ये खुली छाती करके चुनाव लड़ते हैं और भोली भाली जनता इनको जिता कर सिर माथे पर बैठा लेती है। साथियों, अब चलते हैं इनके मामलों की तरफ। कौन कौन से मामले मदन दिलावर के ऊपर दर्ज हैं और इनकी अभी क्या स्थिति है? तो देखिए, सबसे पहले तो इन पर एक हत्या का आरोप लगता हुआ नजर आया। जी हाँ, जो धारा 302 है उसके तहत मदन दिलावर पर एक हत्या का मामला भी दर्ज है। मैं आपको बता दूं कि जयपुर का जो संजय सर्किल पुलिस स्टेशन है वहां पर यह एफआईआर दर्ज है, और इसी के साथ SC/ST एक्ट की भी कई धाराएं इनसे जोड़ी गई है। अब आपको बता दूं, अगर मृत्युदंड साबित हो जाता है, मृत्यु अगर साबित हो जाती है हत्या, तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर सुनाई जा सकती है। लेकिन अभी तक ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट में ही लंबित है। साथियों, वहीं आपको बता दूं, दूसरा एक बड़ा मामला इन पर देशद्रोह का भी लगता हुआ नजर आया था। धारा 124A के तहत जो सरकार के खिलाफ अगर कोई बगावत करता है या बढ़ावा देता है तब लगाई जाती है। ये मामला है कोटा के महावीर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है, और साथ ही में जो धारा 505 है उसके तहत सार्वजनिक शांति भंग के आरोप में भी इन पर एक एफआईआर यहाँ पर हमें लगती हुई नजर आ रही है, जिसमें यह होता है कि 7 साल तक की जेल यहाँ पर सुनाई जा सकती है अगर मामला सिद्ध होता है, यानी कि दोष सिद्धि हो जाती है। तो वहीं एक मामला तो इन पर देखिए, जो 153A उसके 4 मामले यहाँ पर दर्ज है। आपको बता दूं, ये तब लगती है जब कोई आदमी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर जो ग्रुप्स हैं उनमें दुश्मनी फैलाने की कोशिश करता है, यानी कि धर्म, जाति और भाषा के नाम पर अगर किसी को लड़वाने की कोशिश करता है तो उस पर 153A की धारा के तहत यहाँ पे कार्रवाई होती है। तो ऐसे लगभग 4 मामले मदन दिलावर पर दर्ज है। साथ ही में 2 मामले धारा 295A के तहत भी दर्ज है, जिसमें यह होता है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं उन पर ठेस पहुंचाया जाता है, तो ये मामले यहाँ पर दर्ज होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो मामले हैं वो कोटा और झालावाड़ के इलाकों में इन पर दर्ज है। वहीं फिर आता है एक और गंभीर मामला, और गंभीर मामला भी ऐसा शर्मसार करने वाला, पर इसमें भी देखिए दोष सिद्धि यहाँ पर नहीं हुई है। ये मामला है राजसमंद का, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें धारा 354A और 509 के तहत यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी इन पर लगता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि ये मामला अति संवेदनशील है और इस पर एक गहरा प्रभाव भी इसके कारण समाज पर पड़ता है, पर यहाँ पर भी अभी तक तो कोई दोष सिद्धि नहीं देखने को मिली है। फिर आया कोविड-19, जहां पर इन पर कई मामले दर्ज होते हुए नजर आए। धारा 269 और 270 यानी कि 270 के तहत जो बीमारी फैलाने में जो लापरवाही से संबंधित धाराएं हैं वो भी इन पर लगती हुई नजर आई, और एक धारा इन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और राजस्थान एपिडेमिक के उल्लंघन के आरोप में भी लगती हुई नजर आई।
जो ये लॉकडाउन के तहत, जो लॉकडाउन का टाइम था उसके तहत नियमों की पालना नहीं करने के कारण ये धाराएं लगती हुई नजर आई है। साथियों, अगर आपको मैं बताऊं जो बाकी मामले हैं उसमें सरकारी आदेशों की अवज्ञा यानी कि धारा 188, गैर कानूनी सभा यानी कि धारा 143 और सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा यानी कि राजकार्य में बाधा की धारा भी, जो धारा 353 है, वो भी इन पर लगी हुई हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से एक भी मामले में अभी तक दोष सिद्धि नहीं हो पाई है, और जब तक दोष सिद्धि नहीं तब तक इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, इन 14 में से 13 मामले तो अभी तक राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर है वहां पर लंबित है। अधिकांश मामलों में अपील दाखिल की गई है और ये अभी एडमिशन स्टेज पर उपलब्ध जानकारी के अकॉर्डिंग तो नजर आ रहे हैं। एक मामला गलती से दर्ज हो गया था, उसमें यहाँ पर एफआईआर लग चुकी है, यानी कि 14 में से 13 मामले बचे हैं। पर सवाल यह है कि जो इतने सारे मामले हैं फिर भी कोई सजा अभी तक क्यों नहीं? क्या ये सारे के सारे मामले ही झूठे हैं? देखिए, ये झूठे हैं या सच्चे हैं, पर अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसकी धीमी गति को भी यह चीज़ें दर्शाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब असली सवाल ये है आप सभी से है कि देखिए, कोई नेता अगर इतने आरोपों से घिरा हुआ है जिसमें हत्या, देशद्रोह और यौन उत्पीड़न जैसी कई गंभीर धाराएं इन पर लग चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन इन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति ही क्यों देता है? देश में कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसके खिलाफ कोई दोष सिद्धि न हो पाए। पर देखिए, इतने केस यानी कि 14 केस लगना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे लोग हमारे नेता बने तो समाज को दिशा दिखाने का दावा करना कहीं ना कहीं खोखला ही नजर आता है। अगर ये आरोप गलत है तो क्या ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई का हिस्सा है? ये सवाल आपको सोचने पर जरूर मजबूर करता ही करता है। पर देखिए, ये सारी जानकारी मैंने मन से नहीं, लेकिन myneता.com की वेबसाइट है जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर का हिस्सा है, वहां से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है। ये संगठन उम्मीदवारों की जो हल्फनामे रहते हैं उनको सार्वजनिक करने का काम करता है, जिससे हम सभी को पता लग सके कि हमारा नेता कितना पानी में है और कितना बाहर। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए? और मदन दिलावर के काम को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? कमेंट में हमें कर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए नेता की कहानी के साथ।